दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि आज हम पढ़ेंगे मेरे वीडियो चैनल के अंदर में, जो मेरा वीडियो का चैनल है मैथ्स वाला एंडी सर। इसमें मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस सब चीज़ पढ़ाता हूँ। बट आज का जो टॉपिक मेरा गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें हम स्टार्टिंग से जानेंगे गांधी जी ने क्या क्या किया था भारत को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, पहले बेसिक पढ़ते हैं एक बार। देखिए, गांधी जी का जो जन्म हुआ था, आप सबको अच्छे से याद होगा कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर में। 1869 पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि इनके पिताजी का नाम क्या था। इनके पिताजी का नाम था मोहन दास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। ठीक है, ठीक है भाई। इनकी माता जी का नाम क्या था? पुतली बाई गांधी ना, पुतली बाई गांधी, है ना। ठीक है, चीजों को समझते रहेंगे। जहां भी दिक्कत आएगी आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, सर यहाँ पर दिक्कत आती है, मैं उस चीज को ठीक करने की कोशिश करूंगा। पुतली बाई गांधी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने थोड़ी बेसिक जानकारी थी, इनके बारे में सब जान लिया। अब हम जानते हैं कि जो गांधी जी जब पढ़ रहे थे तो उनकी उम्र थी उस टाइम 13 साल, और 13 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई। किस साल हुई थी भाई? 13 वर्ष। 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी किससे हुई थी? तो इनकी पत्नी का नाम जो था वो था आपका कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। भाई हिंदी लिखने में गलती हो जाएगी तो उसके लिए पहले सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है ना। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, इनका उम्र भी 13 वर्ष ही था। 13 वर्ष, दोनों का भी लगभग सेम उम्र था। उसी उम्र में इन दोनों की शादी की गई थी। इनके 4 पुत्र थे। दो के नाम ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, दो के नाम लाल था लास्ट में, और दो का नाम दास था। ठीक है, तो लाल जो नाम था वो क्या था? हरिलाल, मणिलाल। और दो थे, उसका था रामदास, देवदास। इनके 4 पुत्र थे। ठीक है, याद रखेंगे, इनके 4 पुत्र थे। अब आगे बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी जो थे, 1882 में इनका शादी हो गया था, और 1889 से लेकर और 1891 तक, 1889 से 1891 तक यह बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। कहां पे चले गए थे? लंदन, है ना। लंदन चले गए थे, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए चले गए थे। ये समय था उनका। और जब वो वहां से लंदन गए थे तो फिर वो वहां पर 1893 इस टाइम पर वो अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। वो वहां पर गए थे। वहां पर गोरे काले का भेद चल रहा था। तो वहां पर अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था, उन्होंने इसको इनवाइट किया था कि आप आइए और यहाँ पर आप इतने पढ़े लिखे वकील हैं तो थोड़ा यहाँ पर हमारी मदद कीजिए, इस भेद को खत्म कीजिए। जब गांधी जी वहां पर पहुंचे तो उनको एक ट्रेन में सफर सफर कर रहे, रेल कांड था वो। ट्रेन में सफर कर रहे थे, उस सफर के दौरान वो फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे, जहां पर उनको अंग्रेजों ने, एक ट्रेन था मेरिस्टन करके कोई वहां पर जगह था, स्टेशन था, जहां पर उनको उतार दिया गया था। वहां उतार दिया गया था, उससे हताहत होकर गांधी जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने वहां पर आंदोलन शुरू किया। जो पहला आंदोलन शुरू हुआ था वो 1906 में अफ्रीका के अंदर उनका प्रथम सत्याग्रह था। प्रथम सत्याग्रह, वहां पर पहला आंदोलन शुरू किया था। और 1909 में ही साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने एक हिंद स्वराज नामक पत्रिका भी स्थापित किया था वहां पर उन्होंने। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट जो है वो याद रखेंगे, जो पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, उसी दौरान वहां पर उनकी एक व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी मुलाकात हुई, जिनको उन्होंने गांधी जी ने अपना गुरु माना था। और उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उनको शिक्षा दीक्षा दिया और बताया कि कैसे क्या करना चाहिए, आंदोलन कैसे करते हैं, भूख हड़ताल कैसे करते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि आपको सबसे पहले ये सब करने से पहले 2 व्यक्तियों के बारे में जान लेना चाहिए जिन्होंने कैसे ये सब किया है। तो एक व्यक्ति थे आपके रस्किन, रस्किन
उन्होंने कहा कि आप रस्किन की किताब पढ़ें जिसमें आपको भूख हड़ताल की जानकारी मिलेगी। तो भूख हड़ताल की जानकारी मुझे कहाँ से मिली थी? भूख हड़ताल की जानकारी कहाँ मिली? रस्किन से मिली थी। और दूसरा था लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय से इन्होंने आंदोलन की जानकारी मिली थी। कहाँ की जानकारी मिली? पेपर में कई बार पूछा आता है आंदोलन, ठीक है, आंदोलन की जानकारी उन्हें कहां से मिली थी? टॉल्स्टॉय की बुक से मिली थी। और रस्किन के बुक से हमें क्या मिला था? भूख हड़ताल की जानकारी मिली थी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उनके जो गुरुजी थे, उनके गुरुजी का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो उनके गुरु ने कहा था कि भैया ये सब जानकारी आप ले लो और 1 साल तक विद्यार्थी का जीवन जीना, ठीक है। तो गांधी जी इसके बाद 9 जनवरी 1915 में भारत आए। कहां पर आए? भारत आए। इसलिए 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है, ताकि मतलब वहां से जो विदेश में लोग रहते हैं वो वापस आ जाए, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। 1915 में भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का था ये, है ना, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट करा। वहां पर इनकी मुलाकात हुई थी राजकुमार शुक्ल से, जो एक बिहार के मतलब मंत्री कह सकते हैं, नेता कह सकते हैं, वो थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित होकर उनको बिहार में चंपारण में आने का न्योता दिया और अपने बिहार के बारे में बताया कि वहां पर अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रणाली लगा रखी है, जिसकी वजह से वहां के किसान बहुत दुखी है, तो आप आके हमारी हेल्प करें। तो गांधी जी ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है राजकुमार शुक्ल जी, अभी मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मेरे गुरु जी ने कहा है कि 1 साल तक विद्यार्थी जीवन जीना है। तो इसलिए 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। चंपारण 1 साल बाद चंपारण गए थे 3 कठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिहार में सबसे पहले किसने बुलाया था महात्मा गांधी को, किसने आमंत्रण किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, ये बात ध्यान रखिए। और दूसरी बात पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहला उनका आंदोलन कहां पर था? तो चंपारण में। और वैसे पूछा जाए कि पूरी जिंदगी में पहला कहां पर था? तो दक्षिण अफ्रीका में था, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज और बताता हूं मैं, 1916 में ही उन्होंने साबरमती आश्रम साबरमती साबरमती आश्रम बनाया था। 1916 में ही बनाया था, ठीक है। इसके लिए साराबाई ने उनको कुछ हेल्प दिया था, पैसे दिए थे, ठीक है। आगे बात करें, चंपारण गए, पहुंचे वहां पर, तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रणाली लगा रखी थी। अब 3 कठिया प्रणाली समझते हैं क्या होता है? 3 कठिया प्रणाली समझते हैं? मैं बताता हूं आपको। अंग्रेजों ने यह नियम लगाया था कि किसानों को 20 कट्ठे में 3 कट्ठा 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील उगाना था। और नील एक ऐसा मतलब फसल थी जिसको जहां पर उगा दिया जाता था तो वो वहां की भूमि बंजर हो जाती थी, वो किसी लायक नहीं बचती थी। तो इसीलिए इसके लिए महात्मा गांधी ने वहां पर आंदोलन किया और वहां पर इनकी जीत हुई, जिसकी वजह से महात्मा गांधी बहुत खुश हुए और इनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। उन्होंने 1918 में खेड़ा का आंदोलन किया, खेड़ा आंदोलन किया। और 1918 में ही इन्होंने मील मजदूर आंदोलन किया गुजरात में। मील मजदूर आंदोलन किया। और सबसे पहले इन्होंने यहीं पर ही भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। भूख हड़ताल का सबसे पहली बार इसी आंदोलन में इस्तेमाल इन्होंने किया था। और आपको पता है कि भूख हड़ताल की इनको जानकारी कहां से मिली थी? रस्किन की बुक से मिली थी, जो भूख हड़ताल की जानकारी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। इसके बाद 1919 में रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट आया था, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत परेशान हुए थे। इस एक्ट में आतंकवादियों को जब मर्जी पकड़ने का आदेश था कि बिना किसी नियम, बिना किसी कानून के, बिना किसी सुनवाई के तुरंत पकड़ लेता। और ये कानून उन लोगों के लिए भी था जो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जाते थे। तो ये कानून गांधी जी को पसंद नहीं आया। इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया? 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। अब ये असहयोग आंदोलन क्या होता है भाई? गांधी जी ने कहा कि सभी भारतवासियों को कहा कि भाई कोई भी इंसान अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेगा,
ना कोई उनके नाखून काटेगा, ना उनकी कोई हेल्प करेगा, माने कोई भी काम अंग्रेजों के लिए नहीं किया जाएगा। उनको लगा, अंग्रेज गांधी जी को लगा भैया कि उनको 17 में 18 में 19 बहुत जल्दी उनको मतलब तरक्की मिल गई थी, मतलब कोई भी आंदोलन सफल हो गया था, तो उनको लगा कि भैया ये आराम से हो जाएगा। तो उन्होंने भारतवासियों को कहा कि एक साल ये असहयोग आंदोलन करना है, अंग्रेजों को हमें कोई भी काम नहीं करना, हमें आजादी मिल जाएगी। 2 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। तब गांधी जी को समझ में आया कि भैया यहाँ जो अंग्रेज है वो हमसे काम कराने नहीं आए हैं, वो भारत से सोना, कोयला, कपास ये ले जाने आए हैं। हम उसके लिए काम करें या ना करें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गांधी जी को ये बात तो समझ में आ गई थी। अब गांधी जी इस आंदोलन को बंद करने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, बिना बहाने, क्योंकि गांधी जी बहुत समझदार व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, तो वो बहाना ढूंढ रहे थे कि इसे कैसे बंद किया जाए। तो 5 फरवरी 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ। चोरा चोरी चोरा चोरी कांड हुआ। चोरा चोरी क्या होता है भाई? गोरखपुर के पास एक जगह है चोरा चोरी, वहां पर एक कांड हुआ। वहां पर क्या हुआ था कि वहां पर कुछ भीड़ जो इकट्ठा होकर अंग्रेजों का बहिष्कार कर रही थी, कुछ भीड़ इकट्ठा होकर अंग्रेजों का बहिष्कार कर रहे थे। तो उसी बीच अंग्रेजों ने क्या किया कि उन लोगों पे लाठी चार्ज कर दिया, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भीड़ पूरा गुस्से में आ गई और उन लोगों ने अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के पीटा। अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए थाने में जा घुस के लॉकअप के अंदर बंद कर, अपने आप को अंदर से बंद कर लिया और गांव वासियों को चिढ़ा लिया कि अब मारो अब मारो। तो गांव के लोग थे, उनके दिमाग में उल्टी खोपड़ी थी, उन्होंने क्या किया, उनको बाहर से बंद कर दिया, उनको बाहर से कुंडी मार दी। अंग्रेज जब भी कहते कि भैया हमने तो अंदर से बंद कर दिया, तुम बाहर से क्यों बंद कर रहे हो? तो गांव के लोगों ने सब बाहर से कुंडी मारी, जब उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालना उनके बड़े शुरू कर दिया, तब उनको समझ में आया कि अरे रे ये तो हमको यही मार देंगे। तो मिट्टी का तेल डालकर पूरे पूरे के पूरे 1922 में 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसी को चोरा चोरी कांड कहा जाता है, जिसे महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए और उन्हें ठीक एक हफ्ते बाद 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया उन्होंने, जिसकी वजह से बहुत सारे जो भारत के लोग थे वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने गांधी जी के पीछे पड़ गए कि आपने ये आंदोलन वापस क्यों किया, जहां पर दिक्कत थी आप वहीं पर ही बंद करते, पूरे देश में बंद क्यों कर दिया। लेकिन गांधी जी बहुत चालाक थे, उन्हें पता था कि इस आंदोलन कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। सारी भीड़, पूरी जनता महात्मा गांधी के खिलाफ होगी और अंग्रेजों को बहाना मिल गया गांधी जी को जेल में डालने का। क्यों? क्योंकि अभी पूरी अंग्रेज डरे हुए थे कि अगर अभी हमने महात्मा गांधी को हाथ लगाया तो ये लोग हमें भी जला देंगे। लेकिन लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि भैया जो पूरी भीड़ महात्मा गांधी के खिलाफ हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, 10 मार्च 10 मार्च 1922 में गुजरात से महात्मा गांधी को उठा लिया, गुजरात से महात्मा गांधी को उठा के जेल डाल दिया और उनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। 6 वर्ष की सजा सुनाया गया। ठीक है, 6 वर्ष का सजा हुआ है महात्मा गांधी को। आप जरा सोचिए, जबकि वो महात्मा गांधी जी कह सकते थे कि मैं इसके अंदर मेरा कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन वो गुजरात थे, दंगा चोरा चोरी में हुआ था, फिर भी अंग्रेजों ने उनको गुजरात से उठा के 6 वर्ष की सजा दी गई थी। महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी बीमार पड़ गए, वहां पर उनको खाना पीना नहीं खाते थे, 4-5 दिन बाद एक बार खाना खाते थे, जिससे अंग्रेजों को ये डर हो गया कि भैया अगर ये गांधी जी यहाँ मर गए ना जेल के अंदर, तो ये पूरी भीड़ हमको लोगों को भी जला देगी और हमें भारत को आजादी अभी देना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने उठाकर बाहर महात्मा गांधी जी को जेल से बाहर कर दिया। जब महात्मा गांधी को जेल से बाहर कर दिया गया, तो महात्मा गांधी जी वहां से भागकर 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन था, बेलग्राम का अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, वहां पर वो जाके शामिल हो गई। या कहां पर है भैया? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो
1924 के बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने वहां पर भाग लिया था, जिससे सभी लोगों को पता चल गया कि महात्मा गांधी जेल से छूट गए हैं और अंग्रेज भी उनको पकड़ दोबारा नहीं सकते थे। ठीक है, यहाँ तक ये बात याद रखें, इस पॉइंट को याद रखेंगे। फिर महात्मा गांधी जेल की घटना से इतने डर गए थे कि उन्होंने 6 वर्ष तक उन्होंने कोई भी आंदोलन नहीं किया। उन्होंने 6 वर्ष तक देश की सेवा की। इस बीच में प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी। प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी। इतनी भयानक बीमारी थी, जिसे कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी थी, जिसमें लोगों को घाव बन जाते थे, फोड़ा बन जाते थे, खून बहता था। महात्मा गांधी जी ने इसको अपने हाथों से घाव को पोंछा था। आज पीपी किट भी इस्तेमाल लोग करते हैं, फिर भी कोरोना मिलने से डरते हैं। उस टाइम पे महात्मा गांधी लोगों की सेवा की थी, इसीलिए लोग महात्मा गांधी को इतना मानते हैं। सन 1930 की बात करता हूं, 1930, ठीक है, 1930 है ना, 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया। दांडी यात्रा शुरू किया। अब दांडी यात्रा क्या होता है मैं आपको बताता हूं एक बार। महात्मा गांधी 1930 में दांडी यात्रा शुरू किया। शुरू कहां से किया था? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। इसमें ये दांडी यात्रा किस लिए बनाया गया था? नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेज जो थे नमक के ऊपर टैक्स बहुत देते थे। तो महात्मा गांधी जी ने, देखिए आपको दिखाता हूं एक बार मैं, ये गुजरात का हिस्सा है। यहाँ पर ये आपका, एक बनाता मैं आपको, तो गुजरात में यहाँ हिस्सा था जिसको साबरमती कहते हैं, और यहाँ पर था दांडी। आपका ये था, है ना, साबरमती आश्रम, और ये आपका दांडी था। ये आपका दांडी था। जब महात्मा गांधी जी साबरमती से दांडी जाने के लिए निकले थे, तो उनके साथ में 78 लोग थे, 78 लोग थे। जब महात्मा गांधी उस लोगों के साथ जब दांडी पहुंचे 6 अप्रैल को, कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंच गए थे। दांडी पहुंचे थे। तो जब वो दांडी पहुंचे और वहां नमक उन्होंने खुद बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, दूसरी बात करेंगे यहाँ पर कि जब महात्मा गांधी 12 मार्च से 6 अप्रैल को जब दांडी पहुंचे, तो उन्होंने अपने पीछे देखा कि 20,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। 20,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। गांधी जी ने इसका फायदा उठाया और ये सोचा कि इन लोगों की क्यों जाने दें, क्यों ना एक नया आंदोलन तुरंत शुरू कर दिया जाए। तो महात्मा गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू किया, और वो आंदोलन था आपका, जो शुरू किया गया था 1930 में शुरू किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये कहोगे ये आंदोलन क्या है, बताता हूं आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि शांति पूर्वक सभी देशवासियों को किसी भी काम को, मतलब अंग्रेजों को प्यार से बोल के मना करना है। ठीक है, अब अंग्रेजों ने कहा भैया कि आप लोग नमक मत बनाइए, तो भारतवासियों ने कहा कि भैया आप चले जाओ, हम तो नमक बनाएंगे। मतलब उल्टा काम करना है, जो भी मना करेंगे वो सारा काम करना था भारतवासियों को। तो उसी को बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसी बीच जो उस टाइम लॉर्ड था, उसका नाम था इरविन, लॉर्ड इरविन से महात्मा गांधी जी ने अपनी 12 मांगे रखी थी, जिसको लॉर्ड इरविन ने ठुकरा दिया था कि नहीं भैया ये तुम्हारा माना नहीं जाएगा। तो महात्मा गांधी ने उसी के खिलाफ में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तेरे खिलाफ ये करेंगे। ठीक है, तो 1930 में ही इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था रैमजे, है ना, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड वहां उस टाइम पर प्रधानमंत्री था जब लॉर्ड इरविन भारत पर था। ठीक है ना, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या करा कि एक गोलमेज सम्मेलन रखा। 1930 में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज पेपर में आता है ये, गोलमेज सम्मेलन पहला। तो इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड ने बहुत तैयारी करी थी कि भारत का जो लीडर है महात्मा गांधी वो आएगा और हमसे उससे कोई बातचीत
की जाएगी। उसने पूरा अपना पकवान वगैरह जो मिठाई सब व्यवस्था करी थी और इरविन को कहा था कि तुझे गांधी जी को भेजना है। इरविन ने गांधी जी को ये सूचना दी कि आपको इंग्लैंड जाना है, आप चले जाइए, वहां पर बातचीत कीजिए मैकडोनल्ड से और खाना पीना खा के आइए। तो जब गांधी जी ने इरविन से 12 मांगे अपनी मांगी थी, उस टाइम इरविन ने मना कर दिया था, इसलिए गांधी जी ने पहले गोल में सम्मेलन में जाने से मना कर दिया और वहां पर चले गए कौन, आपके अंबेडकर जी। एक इकलौते व्यक्ति में जिसे बुलाया गया वो नहीं गया, तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। तो मैकडोनाल्ड को बहुत बुरा लगा कि गांधी जी नहीं आए। उन्होंने तुरंत ही उन्होंने तुरंत ही जो मैकडोनाल्ड थे, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इरविन को फोन करा और कहा कि गांधी जी क्यों नहीं आए, अगर इस बार गांधी जी नहीं आए ना तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा, ये मैकडोनाल्ड ने इरविन को कहा। तो 1931 में उसे कहा कि अगर दूसरी बार दूसरा गोल में जो सम्मेलन में रख रहा हूँ उसमें अगर गांधी जी नहीं आए ना तो तुझे मैं तेरे को सस्पेंड कर दूंगा, तेरे को यहाँ से तेरी नौकरी खा जाऊंगा। इरविन इतना डर गया था कि वो गांधी जी के पास खुद गया, उसने कहा कि आप बताइए आपकी कौन सी मांगे हैं, जो मैं सारी मांग पूरी कर दूंगा, लेकिन आप इस बार गोल में सम्मेलन में चले जाइए वरना मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो गांधी जी को ऊपर लोगों ने प्रेशर बनाया कि आप बोलिए कि जितने भी लोगों को पकड़ा गया है उन सबको छोड़ दिया जाए। तो गांधी जी ने यही मांग रखी इरविन के सामने कि जितने भी लोग तुमने पकड़े हैं अभी तक, हमारे क्रांतिकारी जो भी पकड़े हैं, उन सबको छोड़ दिया जाए। और ये वही समय था जब भगत सिंह को फांसी चढ़ने वाली थी, 30 मार्च, आपको याद होगा 30 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। वो दिया यूं गया था कि गांधी जी ने कहा कि सभी क्रांतिकारियों को छोड़ दिया जाए और इरविन ने कहा कि ठीक है मैं आपके सभी राजनीतिक क्रांतिकारियों को छोड़ दूंगा। इस बात को गांधी जी समझ नहीं पाए और वो दूसरे गोल में सम्मेलन में चले गए। उनके जाते ही 30 मार्च 1931 को आपको भगत सिंह को फांसी दे दी गई, क्योंकि इरविन ने कहा था कि मैं सारे क्रांतिकारी मतलब सारे राजनीतिक क्रांतिकारियों को छोड़ूंगा। और ये दंगाई में थे, भगत सिंह दंगाई में बम फेंका था, ये दंगाई में थे, इसलिए इनको नहीं छोड़ेगा और फांसी दे दी गई। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी गलती भी कहेंगे और कहीं ना कहीं वो कहा जाएगा कि थोड़ा सा मतभेद हो गया जिसकी वजह से भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। लेकिन जब 1931 में महात्मा गांधी जी गोल में सम्मेलन दूसरे में पहुंचे थे तो वहां मैकडोनाल्ड ने कहा कि जिस तरीके से मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया गया है, वहां पर चुनाव लड़ते हैं अपना, उसी तरीके से दलितों को भी एक अलग क्षेत्र दे दिया जाएगा। तो वहां गांधी जी ने यह जवाब दिया था कि जिस तरीके से तुमने मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया है, आज कोई आगे चल के वो एक दूसरा देश बन जाएगा, जो कि आज पाकिस्तान के नाम से आप जानते हो दूसरा देश बन चुका है। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ने भारत को एक और हिस्सा होने से बचा लिया था। वहां पर महात्मा गांधी 1931 में खाने के लिए नहीं गए थे दूसरे गोल में सम्मेलन में, वो भारत को बचा के ही आए थे और बचा के ही आए थे। और 1931 में ही पूना समझौता हुआ था, पूना समझौता, है ना, पूना समझौता हुआ था। और पूना समझौता पेपर में पूछा जाता है किन के बीच में हुआ था, तो महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। अंबेडकर है ना, अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। क्या समझौता था कि महात्मा गांधी जब दूसरे गोल में सम्मेलन से लौट के आए थे तो उन्होंने अंबेडकर जी से कहा था कि आप दलितों के लिए अलग क्षेत्र की मांग मत कीजिए, आप उनके लिए आरक्षण मांगिए। और जिसके लिए अंबेडकर जी तैयार हो गए थे उसी को पूना समझौता कहा जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी आपने, ठीक है। 1931 के बाद 1932 में तीसरा गोल में सम्मेलन हुआ, ठीक है ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। महात्मा गांधी जी को लगा कि भैया अगर मैं इसी तरीके से आंदोलन मैं खुद करता रहूंगा तो ये लोग मुझे मरवा देंगे। तो महात्मा गांधी जी ने 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत आंदोलन शुरू किया, है ना, व्यक्तिगत आंदोलन शुरू किया। व्यक्तिगत आंदोलन को ही हम लोग कहते हैं दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। पेपर में कई बार पूछता है दिल्ली चलो आंदोलन कब शुरू किया था, 1940 में दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया गया था और इसी को व्यक्तिगत आंदोलन कहा जाता है। इसमें गांधी जी ने कहा कि भैया अगर देश को आजाद कराना है ना, अगर देश को आजाद करना है तो सभी लोगों को आगे उठ के आना होगा, सभी लोगों को आंदोलन करना होगा इस चीज के लिए। तो सबसे पहले भाग किसने लिया था, जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे कौन थे, विनोबा भावे। याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन
की वजह से ही अंग्रेजों की कमर टूट गई। क्यों? क्योंकि ये वो दौर चल रहा था जब ये दूसरा विश्व युद्ध का समय था, और दूसरे विश्व युद्ध में क्या होता, जापान ने अमेरिका बम फेंक दिया था, हिटलर ने फ्रांस को बर्बाद कर दिया था, और यहाँ पर भारत में अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी भारतीयों ने, जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत को आजादी देने के लिए तैयार होना पड़ा। इसी टाइम कैबिनेट मिशन भी आया था, और 1947 में भारत को आजादी मिली थी। और आपको टाइम पता है, 15 अगस्त, बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली थी। और 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को मार दिया था। इतनी सी बात थी, ये पूरी जीवनी है गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने क्या किया गया था। गांधी जी ने बहुत कुछ किया भारत के लिए, है ना। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि यही सब पेपरों में पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आगे मैं किसी और वीडियो बनाऊंगा और मिलेंगे। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।